नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 29 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस, UPSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज, UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल न्यूज़ में यानी नेशनल अफेयर्स में, राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है द 43rd GST काउंसिल मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। यानी 43वीं जो GST काउंसिल है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने की। तो जीएसटी परिषद में उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। जीएसटी परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। एज COVID-19 रिलीफ मेजर, ए नंबर ऑफ स्पेसिफाइड COVID-19 related goods such as medical oxygen, oxygen concentrator and other oxygen storage and transportation equipment, certain diagnostic markers, test kit and COVID-19 vaccine, etc. have been recommended for full exemption for IGST। यानी इसमें जो सिफारिश की गई है जीएसटी परिषद के द्वारा कि कोविड-19 राहत के उपायों के रूप में, जैसे कि चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सांद्रता, अन्य ऑक्सीजन भंडारण, परिवहन उपकरण, कुछ नैदानिक मार्कर, परीक्षण किट और टीके, इन सब पर IGST से पूरी तरह छूट की सिफारिश की है जीएसटी काउंसिल ने। तो इन व्यू ऑफ rising black fungus cases, the above exemption from IGST has been extended to amphotericin B। यानी ब्लैक फंगस बढ़ते मामले को देखते हुए IGST के उपरोक्त छूट को एम्फोटेरिसिन बी तक बढ़ा दिया गया है। यानी एम्फोटेरिसिन क्या है? यह एंटी फंगल इंजेक्शन है। यह इस ब्लैक फंगस में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस तरह से टू सपोर्ट द लिम्फेटिक फाइलेरिस एन एंडेमिक elimination program being conducted in collaboration with WHO, the GST rate on diethyl carbamazine यानी DEC इसको कहेंगे tablet has been recommended to be reduced to 5% फ्रॉम 12%, यानी 12% से इसको 5% कम करने की सिफारिश की गई है। यानी विद द हेल्प ऑफ WHO के सहयोग से आयोजित किए जा रहे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए डायथाइल कार्बामाजिन यानी DEC टेबलेट पर जीएसटी दर को 5% करने की सिफारिश की गई है, 12% से कम करके। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस एन एमनेस्टी स्कीम फॉर स्मॉल GST टैक्स पेयर अलाउइंग फिलिंग ऑफ रिटर्न विथ रिड्यूस लेट फीस। यानी वित्त मंत्री ने छोटे GST करदाताओं के लिए माफी योजना की भी घोषणा की है, जो कम विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है। तो इस तरह से हमारे देश की वित्त मंत्री ने यह कारगर कदम उठाया है। इवन जीएसटी काउंसिल ने इस पर जो है सिफारिशें भी की हैं। और जीएसटी काउंसिल, याद रखेंगे, 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अस्तित्व में आया। ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफर्ड द prestigious 220 kV Srinagar Dras Kargil Khalatsi Leh transmission system to Power Grid Corporation of India Limited, a महारत्न CPSU of Government of India। यानी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित 220 kV श्रीनगर द्रास कारगिल खलस्सी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारत सरकार के एक महारत्न CPCU को स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ग्रिड है नॉर्थ ग्रिड, यह लेह है, यह लद्दाख की कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। यहीं पर निम्बो बागजो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, चूटक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है, इसकी 45 मेगावाट है, इसकी 44 है। यह द्रास है, यह कारगिल रीजन है, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह जो है ट्रांसमिशन सिस्टम को
2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया था। यानी द ट्रांसमिशन सिस्टम वाज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय Prime Minister in February 2019 and it connect the Ladakh region to the national grid ensuring quality and reliable power supply। यानी यह लद्दाख क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से यह जोड़ता है, इसके साथ साथ गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। और लगभग 3000 to 4000 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बर्फ से ढके कठिन पहाड़ी इलाकों को यह क्रॉस करती है। इसमें द्रास, कारगिल, खलस्सी और लेह में 4 नए अत्याधुनिक 220/66 केवी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एंड 66 केवी इंटरकनेक्शन सिस्टम शामिल हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर से निकला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया गया। एक जो है जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। यह पहले एक विशेष राज्य हुआ करता था, स्पेशल स्टेट हुआ करता था। स्पेशल स्टेट का मतलब क्या है? 90:10 का रेशियो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी योजना का 90% वहन केंद्र सरकार करेगी, 10% वह राज्य खुद वहन करता है। तो यह जो है, जो स्पेशल स्टेट होते हैं उनके लिए जैसे स्पेशल स्टेट का दर्जा उन्हें दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से घिरे होते हैं, ऐसे क्षेत्र को और खासकर इन पहाड़ी राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। The project was executed by Power Grid on consultancy basis under Prime Minister Reconstruction Plan Scheme। यानी परियोजना को पावर ग्रिड द्वारा प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत परामर्श के आधार पर इसे निष्पादित किया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूएस टेल्स रसिया दैट इट विल नॉट ज्वाइन ओपन स्काईज आर्म कंट्रोल ट्रीटी अगेन। यानी दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने ओपन स्काई संधि में फिर से प्रवेश नहीं करने का फैसला किया है, जिसके तहत दोनों देशों में सैन्य इकाइयों पर निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। यानी द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड नॉट टू री एंटर द ओपन स्काई ट्रीटी। The Biden administration informed Russia that the US would not rejoin the Major Arms Control Agreement. The US has given this clarification to Russia at time when both sides are preparing for the next month's summit meeting between their leader। यानी अगले महीने दोनों नेताओं के बीच मीटिंग होने वाली थी और उसके बीच में यह कदम अमेरिका ने उठाया है। तो there is only one main arm control treaty, the New START treaty among the world's major nuclear power। यानी विश्व के जो प्रमुख हथियार नियंत्रण संधि है जिसका नाम न्यू स्टार्ट संधि है, जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और दोस्तों, ये ओपन स्काई ट्रीटी है क्या? तो यह जो है इन जुलाई 1955 द यूएस प्रेसिडेंट, उसमें राष्ट्रपति कौन था? आइजनहावर, हैज प्रपोज द फ्री स्काई ट्रीटी। यानी उन्होंने इसका प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन जो है उसका कह सकते हैं मूर्त रूप नहीं लिया, कॉन्क्रीट फॉर्म में वह नहीं बन पाया। फिर उसके बाद 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने भी प्रस्ताव पारित किया। फिर नाटो देशों के बीच जो है डिस्कशन भी हुआ। फिर जाकर के इसके बाद 1990 में वार्सा पैक्ट लागू हुआ। तो सम कंट्रीज साइन द ट्रीटी ऑन 24 मार्च इन 1992 बट मॉस्को डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। यानी जो है रूस ने 1992 तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। हाउएवर 1 जनवरी 2002 रसिया आल्सो साइन द ओपन स्काई ट्रीटी। यानी रूस जाकर के 2002 में इस ओपन स्काई ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। और उसके बाद जो है इस संधि पर अब तक कुल 35 देश हैं। 35वां जो 35 कंट्री है वह किर्गिस्तान है। और याद रखेंगे कि इंडिया इज नॉट ए सिग्नेचरी टू द ओपन स्काई ट्रीटी, यानी भारत ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। नाउ वी विल हैव टू यूज ग्रास फाइबर टू पैक फूड, विल गेट रीड ऑफ प्लास्टिक। यानी अब हम लोग जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में हम जो प्लास्टिक का प्रयोग करते थे, आज दुनिया भर में पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है। आप चाहे जोमेटो हो या अन्य जो आप खाना मंगाते हैं,
चाहे वह स्विगी हो, तो वह जो है उसमें प्लास्टिक कोटेड प्लास्टिक उसमें बॉक्स में लाया जाता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में इसका पैकेजिंग यूज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओशियन, दिस इज मोर देन 40% ऑफ द टोटल प्लास्टिक यूजेज। यानी प्लास्टिक ओशियन के अनुसार कुल प्लास्टिक उपयोग का 40% से अधिक है। दुनिया भर में सालाना करीब 50,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का यूज होता है। यानी अराउंड 50,000 करोड़ प्लास्टिक बैग आर यूज एनुअली वर्ल्ड वाइड। और हर मिनट यानी कह सकते हैं एवरी मिनट 10 लाख बैग्स आर यूज एवरी मिनट्स। यानी कह सकते हैं कि हर मिनट मोर देन 10 लाख बैग थैलियों का उपयोग किया जाता है। तो साइंटिस्ट आर नाउ ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक इन फूड पैकेजिंग। यानी वैज्ञानिक अब लगे हुए हैं कि भोजन की पैकेजिंग में प्लास्टिक से कैसे हम छुटकारा हासिल करें। तो इसी में जो है आई है भोजन की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक, यह जो है ग्रास फाइबर का यूज इसमें किया जाएगा। यानी इसमें जो है घास के रेसे को अब प्लास्टिक की जगह लेंगे। यानी जैसे हम लोग घास का प्रयोग जानवरों को खिलाने के लिए करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से रेसा जो है उसको हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से 100% यह बायोडिग्रेडेबल एंड डिस्पोजल सामग्री है। यानी इसको नष्ट किया जा सकेगा। इट जो ग्रास रेसा है, यानी कह सकते हैं ग्रास फाइबर इज 100% बायोडिग्रेडेबल एंड डिस्पोजेबल मटेरियल विच मीन इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो योजना है इसको बनाने के लिए, नई परियोजना के तहत इस सामग्री को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उस परियोजना का नाम है सिनप्रोपैक। याद रखिएगा, द गोल ऑफ क्रिएटिंग दिस मटेरियल हैज बीन सेट अंडर ए न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड सिनप्रोपैक। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्पस ऑफ विच इज टू प्रोड्यूस ए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है आजकल पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला एक स्थायी सतत विकल्प तैयार हो सकता है। यह ध्यान रखेंगे। द डिस्पोजल पैकेजिंग मेड फ्रॉम ग्रास हैज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट। यानी दोस्तों, अगर हम लोग डिस्पोजल पैकेजिंग में घास से बनी डिस्पोजल जो पैकेजिंग का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यानी पैकेजिंग 100% बायोडिग्रेडेबल होगी। इसलिए यदि कोई गलती से इस पैकेजिंग को वातावरण में छोड़ देता है, तो यह स्वाभाविक रूप से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वर्ल्ड वाइड मोर देन 10,000 टन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इज यूज्ड कह सकते हैं ईच ईयर टू कैरी फूड एंड ड्रिंक होम, विच इज अराउंड मिलियंस ऑफ टन स्पेशली इन डेनमार्क। यानी दुनिया भर में हर साल करोड़ों टन, खासकर डेनमार्क में भोजन और पेय घर ले जाने के लिए 10,000 टन से अधिक पैकेजिंग की खपत होती है। तो यह 10,000 टन डिस्पोजल प्लास्टिक को बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की मात्रा में बदलने से पैकेजिंग उत्पादन में होने वाले कार्बन इमिशन में सालाना जो लगभग 2,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। यानी कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ 10,000 टन ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक टू बायो बेस्ड और बायोडिग्रेडेबल packaging amount to a reduction in the carbon emission during packaging production by approximately 2,10,000 ton of carbon dioxide annually. In the Sinpropac project, researcher consider both grass and clover as sources of fiber, since clover will be the first biomass choice for future बायो रिफाइनिंग। यानी सिनप्रोपैक जो प्रोजेक्ट है, उसके शोधकर्ता ने कहा है कि घास और तिपतिया घास दोनों को रेसे के स्रोतों के रूप में देखते हैं, क्योंकि तिपतिया घास भविष्य की जैव शोधन के लिए पहला बायोमास। हालांकि परियोजना में पीट एक प्रकार की घास जो काटे गए बायोमास का उपयोग करने की संभावनाओं पर भी करीब से नजर डालेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि however the project will also look closely at the possibilities of using peat, a type of grass that harvests biomass which is typically more fibrous and contain less protein. The project involved demonstrations at Aarhus University and the Danish Technology Institute
and testing of the technology in facilities रिलेटेड टू इट। तो इस तरह से कंपनियां बायोडिग्रेडेबल फाइबर पैकेजिंग का उत्पादन और निर्माण करना शुरू कर दी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त गेट्स यूनाइटेड अरब अमीरात गोल्डन वीजा, यानी बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिल गया है। संजय दत्त अब 10 साल तक यूनाइटेड अरब अमीरात में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये गोल्डन वीजा है क्या? द गोल्डन वीजा अलाउज एनी ह्यूमन बीइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड अरब अमीरात फॉर 10 years. Earlier, this visa was given to businessmen and investors. यानी पहले यह वीजा जो है व्यापारियों और इन्वेस्टर्स को दिया जाता था। लास्ट ईयर इट्स रूल वर चेंज आफ्टर विच इट स्टार्टिंग बीइंग रिलीज टू स्पेशल कैटेगरी पीपुल इंक्लूडिंग डॉक्टर, प्रोफेशनल्स एंड साइंटिस्ट। इन लोगों को शामिल किया गया। तो इस तरह से दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने 2019 में नई वीजा प्रणाली को लागू किया था, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को यूएई में रहने, काम करने और पढ़ाई करने के लिए लंबी अवधि के लिए वीजा प्रदान किया जाता है। तो गोल्डन वीजा 5 व 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। और दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की जो टोटल पॉपुलेशन 90 लाख है, जिसमें से 2/3 प्रवासी हैं और इन प्रवासी में 26 लाख इंडियन है, यानी टोटल 30% इंडियंस हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा केरला के लोग हैं, केरल के लोग हैं, ये ध्यान रखेगा। तो द इंडिपेंडेंट यूनाइटेड अरब अमीरात वाज फॉर्म इन 1971 बाय कंबाइनिंग द 7 शेख स्टेट, ये याद रखिएगा, पर्सियन गल्फ, अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उमल अल क्वाइन, अजमन, फुजैरा, रास अल खैमा। तो यह जो है 7 शेख राज्य हैं, जो कौन कौन से? अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उमल क्वैन, अजमान, फुजाइरा तथा रसल खैमा। रसल खैमा 1972 में जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई थी और इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, दिरहम है और यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहन है। यह मानचित्र में आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है यूनाइटेड अरब अमीरात से। इधर ओमान है, ऊपर स्टेट ऑफ हार्मुज है, लेकिन यह ओमान का भी पार्ट है, इसलिए ओमान और ईरान को हार्मुज जल संधि अलग करती है और फारस की खाड़ी को यह स्पर्श करता है। आप देख सकते हैं इधर यह सऊदी अरबिया को भी स्पर्श करता है, ओमान को भी स्पर्श करता है। तो इस तरह से सऊदी अरब और ओमान से घिरा हुआ है और फारस की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। यह भी ध्यान रखना, इधर ओमान की खाड़ी से भी यह घिरा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी सबसे अधिक लैंग्वेज हिंदी ही बोली जाती है। अब बढ़ते हैं, जगजीत पवाडिया बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सीमा शुल्क के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाडिया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रेसिडेंट चुना गया है। जगजीत पवाडिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हेड द वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम्स द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द पोस्ट। दूसरी महिला बनी है और पहली जो है भारतीय है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB मॉनिटर द compliance of the member state of the United Nations with the functioning of the 3 international drug control convention and the international drug control system। यानी 3 अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण प्रणाली के कामकाज के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के अनुपालन की भी यह निगरानी करता है। कौन? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों जगजीत पवाडिया 2015 से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की मेंबर रही हैं और यह जो है इंटरनेशनल नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड वह हैं कार्नेलिस P. डी जॉनचेरे, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। डॉक्टर नागेश्वरा रेड्डी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ वी शिंडलर प्राइज। तो दोस्तों पद्म भूषण अवार्डी हैं, पद्म भूषण से सम्मानित ये डॉक्टर साहब हैं
प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डी नागेश्वरा रेड्डी, जो कि एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, यह अवार्ड याद रखना क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी का है, जिसका नाम डॉक्टर सिंडलर के नाम पर पड़ा है। और डॉक्टर सिंडलर को फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे यह अवार्ड है। तो इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले फर्स्ट इंडियन चिकित्सक हैं, फर्स्ट इंडियन फिजिशियन हैं टू विन दिस अवार्ड। डॉक्टर रेड्डी इज वन ऑफ द फर्स्ट टू प्रमोट एंडोस्कोपी इन इंडिया एंड हैज लेड द चार्ज ऑफ एजुकेटिंग मेनी एंडोस्कोपिस्ट वर्ल्ड वाइड। यानी यह इंडोस्कोपिस्टों को शिक्षित करने के प्रभारी का भी नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर क्लास मेर गेनेर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के प्रेसिडेंट हैं। इस तरह से एआईजी के हमारे ये नागेश्वर रेड्डी जी हैं। तो क्या है एआईजी? तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, आधिकारिक तौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में दुनिया के केवल 17 हॉस्पिटल में से एक के रूप में यह मान्यता प्राप्त है। तो उसके ये अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप पंघाल in the final for the second time in a row and Shiv Thapa also reached the final। तो गत चैंपियन अमित पंघाल एंड शिव थापा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्डन पंच से मात्र एक जीत दूर हैं। इस तरह से अमित हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक डिफीटेड साकेन बेबिसिनो, ये ध्यान रखेंगे, ऑफ कजाकिस्तान 5-0 in a one-side semi-final match to enter the final for the second consecutive time। दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। पिछली बार भी इन्होंने ही साकेन बेबिसिनो को ही हराया था। और दोस्तों, अमित द ओनली मेल बॉक्सर फ्रॉम द कंट्री टू हैव on a silver medal at the World Championship will face Olympic and World Champion Shakhabidin Joyrev of उज्बेकिस्तान। यानी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश के एकमात्र पुरुष मुक्केबाज अमित का मुकाबला ओलंपिक और विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखाबिदिन जयरोव से होगा। और थापा who reached the final for the third time will now have to overcome the challenge against बातारसुख चिंझोरिंग ऑफ मंगोलिया। यानी वह तीसरी बार फाइनल में पहुंचे हैं। थापा का मुकाबला किससे होगा? मंगोलिया के बातारसुख चिंझोरिंग से होगा। अब तक 6 मुक्केबाज खिताबी मुकाबले में पहुंच चुके हैं और इसमें 4 महिलाओं समेत एमसी मेरी कॉम भी स्वर्णिम पदक के लिए मुकाबले में पहुंच चुकी हैं। यानी टोटल 4-2-6, 2 पुरुष 4 महिलाएं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स आज 29 मई है। हर साल 29 मई को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2003 में अपनाए गए प्रस्ताव के बाद 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया। और पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन साल 1948 में स्थापित किया गया था। उसी की वजह से 2003 से यह मनाया जाने लगा। The name United Nation was declared by the United Nation on January 1, 1942 by the President of United States Franklin D. Roosevelt। यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम 1 जनवरी 1942 को घोषित किया था। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसमें मेंबर 193 हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है। यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर है, विच इज सिचुएटेड इन नेपाल। यानी नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 68 ईयर एगो 1953 ऑन 29 मई एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल टुक द फर्स्ट स्टेप टू द समिट ऑफ एवरेस्ट 2009। यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा, पीक होगा। हाँ, पीक ऑफ एवरेस्ट। एवरेस्ट की शिखर पर, चोटी पर जो है पहला कदम 29,000
32 फीट ऊंचे एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एंड नेपाल के तेंजिंग नोर्गे आज ही के दिन। यही कारण है कि नेपाल ने 2008 से इस दिन को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और याद रखना, जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में यह ध्यान रखेंगे, इसको हमने बताया ही, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं, वहां पर संसद को भंग कर दिया गया है। केपी शर्मा ओली साहब प्रधानमंत्री थे, सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमुलंगमा या चीन भी कह सकते हैं, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, यहीं पर जो है सार्क का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल हम लोगों ने भारत रत्न की बात की थी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि जो है इसकी पूरी लिस्ट ही दे दी जाए। तो हालांकि जो है ये सारे लोगों का नाम याद कर रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसमें से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि इस लिस्ट में जैसे आप बना लीजिए अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बना लीजिए, कितने पीएम को यह भारत रत्न मिल चुका है। तो जैसे आप याद रखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, 3 ऐसे हो गए। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई 4 हो गए। फिर उसके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक थे, याद रखना इनको भी 5 हो गए। छठवां जो है, अब 4 के बाद 5 हो गया, छठवां जो है लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 3 7 लोग, यानी 6 प्रधानमंत्री, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई, जो कि भारत का भी और पाकिस्तान दोनों का, निशाने पाकिस्तान वह प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से यह भारत रत्न का अब इसी में देखिए आएगा। जैसे पहला जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, और हमने क्या बताया था कि 3-3 दिया जाता है, तो 1954 में 3 लोग, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी सीवी रमन ऐसे हैं जो भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी पाए हैं। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे भौतिक शास्त्री फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इस तरह से यह 3 लोग, राजगोपालाचारी और यह लोगों को मिला था। इस तरह से अलग अलग करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर डॉक्टर भगवान दास 1955 में, फिर जो है सर डॉक्टर मोक्ष गुणम विश्वेश्वरैया, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मैसूर के दीवान थे। फिर देखिए छठे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 में ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर गोविंद बल्लभ पंत, यह जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और देश के दूसरे गृह मंत्री भी रहे हैं, तो इनको भी दिया गया है। इस तरह से डॉक्टर डी केशव कर्वे, डी के कर्वे साहब शिक्षक और समाज सुधारक थे। विधान चंद्र राय, बीसी राय अवार्ड भी है चिकित्सा के क्षेत्र में 1958 में। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1961 में दिया गया, जबकि एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, उनको 1954 में ही दे दिया गया था। जाकिर हुसैन, ये भी राष्ट्रपति हैं। देखिए 3 राष्ट्रपति हो गए। इसी तरह से याद रखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 लोग हो गए कि नहीं। तीसरा इंदिरा गांधी हो गई प्रधानमंत्री में। इसी तरह से वेंकट गिरी, ये भी राष्ट्रपति हैं, ये 4 हो गया। के कामराज बहुत बड़े नेता थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। फिर मदर टेरेसा, तो कल मैंने बताया था ना, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो यह बैन कर दिया गया था 80 तक। तो फिर 80 से कांग्रेस सरकार आई तो फिर से मदर टेरेसा को दिया गया, ये भी नोबेल पुरस्कार। तो इस तरह से लिस्ट बना लीजिए कितने ऐसे लोग जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों पा चुके हैं। आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के प्रणेता। और नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, तो यह जो है स्वतंत्रता भी सेनानी भी थे और इनको विदेशी भी कहा जाता है। और फिर रामचंद्रन जी हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, 1990 में इनको दिया गया था। फिर नेल्सन मंडेला साहब को 1990 में ही, ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो इस तरह से लिस्ट बना लीजिए। राजीव गांधी जी हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे, इनका भी नाम। मोरारजी देसाई 5वें प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का भी इनको मिला है अवार्ड। और यह देखिए अबुल कलाम आज़ाद जी को 1992 में, इनको कहा जाता है कि शुरू में ही दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भारत रत्न जो अवार्ड जो समिति थी उसके वो सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि हम सदस्य रहते हुए ये अवार्ड नहीं ले सकते हैं। तो 1992 में इनको दिया गया था, ध्यान रखेंगे। फिर रतन टाटा जी को मिला है। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता निर्देशक। एपीजे अब्दुल कलाम को 97 में। गुलजारी लाल नंदा को भी 97 में, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रहे हैं। और दोस्तों अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी।
MS सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका हैं जिन्हें यह मिला था। C सुब्रमण्यम 1998 में, और जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, इन सब को अलग अलग कर लीजिए। अमर्त्य सेन, ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये भी देखिए, भारत रत्न नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लता मंगेशकर भी दूसरी गायिका हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। तो इस तरह से इन सब का नाम, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न मिला, और CNR राव, कल चर्चा मैंने किया ही था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें प्रधानमंत्री थे, और इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये ध्यान रखेंगे, और प्रणब मुखर्जी, ये भी राष्ट्रपति, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। तो ये पूरी लिस्ट मैंने दे दिया है, लेकिन इसको आप लोगों को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अनुराग उपाध्याय, रुपिंदर कौर, हेमंत शर्मा, राजेश कुमार, दीपक गुनानी, सुभाष रानी, संजय नेगी, अंजलि सिंह, विवेक यादव, रोली सरोज, श्रवण खालिंग, नाइम अंसारी, विनोद जायसवाल, पुष्पांजलि शर्मा, एकता गुज्जर, रेनू बाला, मोनिका तिवारी, रमेश कुमार। हाँ, ये जो है मेरे से स्लिप कर गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तिमोर जो है वह प्रशांत महासागर में एशियाई कंट्री है, उसकी कैपिटल दिल्ली है। प्लीज आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। नेक्स्ट, पूर्णिमा जायसवाल, अंकिता राठौर, मोहम्मद हसन, दिनेश कुशवाहा, सूरज उपाध्याय, कुंदन कोहिनूर, उल्लास चंद्र राणा, नाइम अंसारी। दो लोगों ने आईपीओ के बारे में पूछा है कि आईपीओ होता क्या है। थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करता हूं। आईपीओ होता क्या है, सबसे पहले तो आईपीओ का फुल फॉर्म याद रखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसको। तो आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं, और इस प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है, और यह प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होता है। अगर ज्यादा साधारण तरह से जानना है तो कहेंगे कि आईपीओ के जरिए कंपनियां फंड इकट्ठा करती हैं और उस फंड को कंपनी की तरक्की में खर्च करती हैं। बदले में आईपीओ खरीदने वालों को, लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है, जैसे 1%, 2%, जो भी हो। तो अब जैसे कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो आपको, जैसे उसको पूरा लाभ मिला अगर उसको, तो 1% आपको भी लाभ मिलेगा। तो यही होता है आईपीओ। फिर किसी दिन इसकी बड़ी क्लास रखी जाएगी तो पूरे विस्तार से इसको हम बताएंगे। अब बात करते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन डज एम्फोटेरिसिन बिलोंग टू, यानी एम्फोटेरिसिन किस वर्ग की दवा से संबंधित है? एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, या एंटी एलर्जिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर? 2017, 18, 19, 20? फरवरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए सिग्नेचरी टू द ओपन स्काई ट्रीटी? कौन सा देश ओपन स्काई ट्रीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है? बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इको प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिप्लेस प्लास्टिक विथ ग्रास फाइबर? उस नई इको परियोजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक को घास के रेशे से बदलना है? तो ग्लोब ग्रीन, सिनप्रो पैक, ग्रास प्रो, या फाइबर प्रो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? हरिशंकर, जगजीत पवाड़िया, सिंधु सिंह, ज्ञान सुधा मिश्रा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रुडोल्फ वी सिंडलर प्राइज? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, के श्रीनाथ रेड्डी, ए वी गुरुवा रेड्डी, या डॉक्टर भास्कर रेड्डी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली गॉट द यूनाइटेड अरब अमीरात गोल्डन वीजा? संजय दत्त, अक्षय कुमार, सोनू सूद, या गोविंदा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? ईरान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर? ये पहले भारत में होना था लेकिन कोरोना की वजह से यह बदल दिया गया, अब इसे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? 24, 25, 28, या 29 मई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।